जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 8 में पहुंच चुके हैं हम लोग। इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं विथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें पहले देख लें। और नाउ हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के तहत वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के ऊपर। देखिए, इस चैप्टर में जो कंटेंट है पहले उसके बारे में ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 200-300 सालों पहले इंडिया में कौन कौन सी कुरीतियाँ थीं और उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन से कदम उठाए गए, उन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और जब भी बात आएगी पुनर्जागरण की तो इसमें राजा राम मोहन रॉय जी का नाम जरूर आएगा। तो इनके विषय में भी समझेंगे, इनके योगदानों के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, यह हमें पता है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, तो ये यूपीएससी के लिहाज से इनफ नहीं है। तो जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं। वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने राजा राम मोहन रॉय के ऊपर ही 25-30 से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में। उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। उन्हें आप देख सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। ओके, ज़रूर देखें, बिकॉज ये जो टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाला, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग मूवमेंट की। जैसे ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ब्रह्मो समाज से ही पूछे गए हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर्स की तरह काम करेंगे। इन्हें देखने के बाद आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी कल्पना की है कि जो चिल्ड्रंस है वो 200 साल पहले कैसे रहते होंगे। नावाडेज जो ज़्यादातर गर्ल्स हैं मिडिल क्लास फैमिली की, वो स्कूल जाती हैं और बॉयज़ के साथ स्टडी भी करती हैं। और बहुत सारी जो बदलाव देखने को मिले हैं इन 100 सालों में और 200 सालों में। तो ये जो बदलाव देखने को मिले हैं सोसाइटी में, ये ग्रेजुअल चेंज के थ्रू हुए हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी। ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैं उन्हें उनका जल्द ही विवाह हो जाता था अर्ली एज में। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड मेरी मोर देन वन वाइफ, यानी पोलीगेमी देखने को मिलती थी। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे इंडियन कंट्री के पार्ट में विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। ओके, यानी सती प्रथा की बात की जा रही है। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती। सती का मतलब वर्चुअस वुमेन बताया जा रहा है। तो 200 सालों पहले की बात है और जो वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी है ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा जो ज़्यादातर वुमेन है हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन। तो सोसाइटी के अंदर केवल मेन और वुमेन के बीच ही डिफरेंसेस नहीं थी, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में पीपल वर डिवाइडेड अलोंग द लाइंस ऑफ कास्ट। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसिडर देमसेल्फ एज अपर कास्ट। अदर सच एज ट्रेडर एंड मनी लेंडर ऑफन रेफर टू एज वैश्याज वर प्लेस्ड आफ्टर डेम। तो वर्ण सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, तो वर्ण सिस्टम के बारे में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ना बात करते हैं कि जो सोसाइटी में कुरीतियाँ थीं उन्हें किस तरीके से रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के द्वारा काउंटर किया गया। तो देखिए, जो अर्ली 19th सेंचुरी है इसमें हम लोग देखते हैं कि डिबेट और डिस्कशन किया जा रहा है सोशल कस्टम के बारे में, समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं उनके बारे में, और जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रूप धारण करता है अर्ली 19th सेंचुरी के बाद से। अब इसके पीछे अगर वजह आप जानने का प्रयास करें तो वन इंपॉर्टेंट रीज़न तो ये था कि न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गया था। कहने का मतलब ये है कि जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जो मैगजीन है और जो पैम्फलेट वगैरह हैं, ये सभी चीज़ें प्रिंट होने लगी। और इन प्रिंटिंग प्रेस के कारण और जो बुक प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलने लगी, इन चीज़ों के कारण ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती और एक्सेसिबल थी मैन्युस्क्रिप्ट्स के मुकाबले। मैन्युस्क्रिप्ट, जिन्हें हिंदी में पांडुलिपियाँ कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, प्लस पेरिसेबल भी थी, काफ़ी जल्दी वो ख़त्म हो सकती थी और चीपर भी नहीं थी। तो इनका एक्सेस बहुत कम था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हो गया और काफ़ी सारी जब चीज़ें छपने लगी ज़्यादा मात्रा में, तो आम लोग, आम जनमानस, ऑर्डिनरी पीपल भी इन चीज़ों को पढ़ करके समझने लगे और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में सक्षम हुए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये हुआ कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी इन बुक्स के माध्यम से, इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपने विचारों को दूर दराज के इलाकों तक भी पहुँचाने में सक्षम हुए। तो इन डिबेट्स को बहुत सारे रिफॉर्मर्स के द्वारा चलाया जा रहा था और इनमें से एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बिकॉज इन्हें पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। अब देखिए, जब इंडियन रेनेसा की बात आई है तो इसमें ब्रह्मो समाज का नाम सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मो समाज, जो कि ब्रह्मो सभा के रूप में स्टेब्लिश होती है 1828 में। ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1828 में ये फॉर्म होती है ब्रह्मो सभा, और जो आगे चल के ब्रह्मो समाज के रूप में कहलाती है कलकत्ता में। तो बहुत सारे लोग, पीपल सच एज राजा राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी। तो इन्हें सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें लगता है
है कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ब्रीफ में राजा राम मोहन रॉय के विषय में बताया गया है, तो इतना इनफ नहीं है। राजा राम मोहन रॉय और सती प्रथा और जो इनसे रिलेटेड जैसे अभी हमने बात की ब्रह्मो समाज की, तो ब्रह्मो समाज पर मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बना दी है, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर देख लें। So Rajaram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women। तो राजाराम मोहन रॉय हमें पता है वाज द चैंपियन ऑफ इक्विलिटी एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये बात करते हैं कि देश में वेस्टर्न एजुकेशन जो कि साइंटिफिक लाइंस पर बेस्ड है उनमें उन माध्यम में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा ग्रेटर फ्रीडम की बात करते हैं, इक्विलिटी की बात करते हैं फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसके अलावा बहुत सारी और भी ये अलग अलग बुक्स के थ्रू अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इनके बुक्स के बारे में भी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, न्यूज़पेपर्स भी बहुत सारे ये प्रकाशित करते थे, उनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने उसी वीडियो में कवर किया जब मैंने बात की है ब्रह्मो समाज की, उसके तहत ही डिटेल में। तो ये जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म वाला टॉपिक है, इनमें बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारे समाज सुधारक आते हैं, उनके विषय में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी के द्वारा अलग अलग जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सीरीज़ वाइज वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री प्लेलिस्ट में। दोस्तों राजाराम मोहन रॉय विडोज़ की लाइफ को चेंज करना चाहते थे, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था विडोज़ को, तो ये कैंपेन चलाते हैं सती की प्रैक्टिस के अगेंस्ट। और राजाराम मोहन रॉय को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ओके, ही वाजा पोलीग्लोट बिकॉज बहुत सारी भाषाएं इन्हें आती थी, जैसे संस्कृत, पर्शियन और भी बहुत सारी सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो बहुत सारी भाषाओं की जानकारी होने के कारण कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट को ये समझने में सक्षम थे, और इन रिलीजियस टेक्स्ट के आधार पर जो सबसे बेस्ट बातें निकल करके आई वो सोसाइटी के लिए ये मैसेज देना चाहते थे। तो देखिए, ये दिखाना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस है विडो बर्निंग की, इनका कोई भी सैंक्शन किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलता है, और इन आधारों पर यह क्लेम करते हैं कि ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है सोसाइटी के अंदर। और अर्ली 19th सेंचुरी में हमने चैप्टर 7 में भी जैसा कि बात की थी, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं वो इंडियन ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, इंडियन कस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, और इसी तरीके से जो राजा राम मोहन रॉय है वो उन्हें सुनना चाहते थे, बिकॉज राजा राम मोहन रॉय जो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैग्मेटिक बात करते थे, क्योंकि इन्हें कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट का ज्ञान था। और 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ही सती को बैन कर दिया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती को बैन किया गया 1829 में। तो जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी कि किसी जो हमारी संस्कृत टेक्स्ट हैं और जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनके आधार पर दिखाना कि कोई भी चीज़ जो सोसाइटी में गलत है वो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा सैंक्शन नहीं किया गया है। ओके, तो इस स्ट्रेटजी को आगे चल के भी और भी रिफॉर्मर के द्वारा यूज किया जाता है, जब भी वो चाहते हैं किसी प्रैक्टिस को चैलेंज करना जो सोसाइटी में इनक्रैप्ट की गई हैं, तो उन्हें चेंज करने के लिए वो दिखाते हैं कि किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट के द्वारा इस तरह की चीज़ें सैंक्शन नहीं है। तो राजा राम मोहन रॉय का जो मेथड था जिसमें वो एंशिएंट टेक्स्ट के आधार पर क्लेम करते हैं कि सोसाइटी में कोई भी कुरीतियाँ सैंक्शन नहीं की गई हैं रिलीजियस बुक्स के द्वारा, इसी तरीके का मेथड यूज़ किया जाता है ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा। ये भी एंशिएंट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि विडोज़ भी रीमेरी कर सकती हैं, और ये जो इनका सजेशन होता है ये ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, और 1856 में विडो रीमेरेज एक्ट पास कर ली जाती है, और इसके तहत विडो रीमैरेज को परमिट कर दिया जाता है। तो देखिए, इतनी सी बात केवल 2 लाइन्स ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में इनफ नहीं है, बहुत सारे और भी जो अभी सिविल सर्विस में रिसेंटली ईश्वर चंद विद्यासागर से एसोसिएटेड एक सवाल पूछा गया था, वो बेथुन कॉलेज से एसोसिएटेड था। सिविल सर्विसेज 2022 की भी मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दी है हिस्ट्री की, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं ये बस बेस बनाने के लिए होते हैं, और ऑलरेडी मैंने जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उन्हें डिटेल में कवर कर दिया है इसी वजह से। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर के साथ नहीं लेंगे, बिकॉज वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और उसी वीडियोज़ के एंड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इनका जो सजेशन था वो जैसा कि अभी हमने बात की ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया है, और दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरेज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। तो ऐसा बहुत आम बात है कि कभी किसी कुरीति को चैलेंज किया जाता है किसी रिफॉर्मर के द्वारा, तो लोग
जब कोई सफिशेंट बुनियादी तरीके से उसे क्लेम नहीं कर पाते, उनके कटाक्ष नहीं कर पाते, तो फिर बॉयकॉट कर देते हैं। ओके, देखिए सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जो मूवमेंट है इन फेवर ऑफ विडो रीमेरेज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी विडो रीमेरेज के फेवर में मूवमेंट चलाया गया। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में मद्रास प्रेसिडेंसी के वीर सलिंगम पंटलू, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया विडो रीमेरेज के लिए, विडो रीमेरेज के खिलाफ। और विडो रीमेरेज के खिलाफ जो एसोसिएशन है वो भारत के अन्य भागों में भी फॉर्म किए गए। इसी तरीके से नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रिफॉर्म एसोसिएशन आर्य समाज की स्थापना की जाती है, जो अगेन सपोर्ट करता है विडो रीमेरेज को। और यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। ओके, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। ईयर भी इंपॉर्टेंट है और जगह भी इंपॉर्टेंट है। लाहौर में स्थापना की जाती है, आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इनका हेडक्वार्टर बाद में बॉम्बे शिफ्ट किया जाता है। तो बहुत बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ये बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई थी, तो ये बात गलत होगी। तो उसी टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दोस्तों ना बात करते हैं, देखिए बहुत सारे जो रिफॉर्मर हैं उनका यह मानना था कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गर्ल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर जिनकी अभी हमने बात की, कलकत्ता में, और बहुत सारे रिफॉर्मर बॉम्बे में गर्ल्स के लिए स्कूल स्टैब्लिश करते हैं। और जब व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपनड इन द मिड 19th सेंचुरी, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम। दे फियर्ड दैट अ स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, प्रिवेंट them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. तो देखिए अभी जैसा हमने बात की 200-300 सालों पहले की बात है, तो उस टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो बहुत सारे जब स्कूल ओपन्स किए गए तो कई लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई। वो बहुत सारे लोग एफ्रेड भी थे, उन्हें डर लगता था कि अगर गर्ल्स घर से दूर चली जाएंगी तो हाउस होल्ड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करेगा, या और भी अलग अलग तरह की चिंताएं थी, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से बहुत सारी चिंताएं देखने को मिल रही थी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इसमें एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। गर्ल्स वुड स्टे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर और हस्बैंड। तो इस तरीके से देखने को मिलता है जो बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन थी उन्हें घर में ही लिबरल फादर और हस्बैंड के द्वारा पढ़ाया गया। 19th सेंचुरी के लाटर पार्ट में गर्ल्स के लिए स्कूल स्टैब्लिश किया जाता है आर्य समाज के द्वारा पंजाब में, ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में। और जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड है नॉर्थ इंडिया में, उनमें वुमेन कुरान पढ़ती हैं अरेबिक में। और बहुत सारे जो वुमेन है दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। सम रिफॉर्मर सच एज मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन के फेवर में मुमताज़ अली ने री इंटरप्रेट किया कुछ वर्सेस को होली कुरान से। और देखिए जो फर्स्ट उर्दू नोवेल है बिगेन टू बी रिटेन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, अमोंगस्ट अदर थिंग्स देयर वर मीन टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दैट दे कुड अंडरस्टैंड। यानी बहुत सारी पहलुओं में इनमें एक बात यह भी थी कि वुमेन को एनकरेज करना टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दैट दे कुड अंडरस्टैंड, उस भाषा में जिस भाषा में मतलब एक आम जनमानस की भाषा में इन चीज़ों को री इंटरप्रेट करना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के विषय में जानेंगे। और एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह होती है कि बिल्कुल एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, बिल्कुल लेमेन लैंग्वेज में, जिन्हें आसानी से कोई भी समझ करके इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये बुक काफ़ी अच्छे बेस बिल्डिंग के काम आते हैं। इन लेक्चर्स के बाद अगर आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को कवर करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।